काफी सारे लोग कहते हैं फाइनेंस करना है, फाइनेंस करना है। फाइनेंस इज अकाउंटिंग, finance is corporate finance, finance is managing a P&L, finance is also auditing, finance is wealth management, finance is stock broking, finance में investment banking आती है, finance में VC आता है, finance fintech आता है, fintech खुद कितना वेरिड है, राइट? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है काम की बातें। आज हम बात कर रहे हैं फेनिल गांधी से। काफ़ी सालों तक फाइनेंस की फील्ड में काम करने के बाद फेनिल ने डिसाइड किया कि उन्हें लंदन बिजनेस स्कूल से फाइनेंस की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। अपनी डिग्री खत्म करने के बाद उन्होंने इंडिया वापस आने के बारे में सोचा। कैसी रही उनकी जर्नी, जानेंगे आज के एपिसोड में। फेनिल गांधी, सबसे पहले तो ऐसा यूनिक नाम मैंने कहीं नहीं देखा है। फेनिल का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो। फेनिल का मतलब होता है phoenix the bird, बेसिकली somebody who can rise from the ashes। ये यूनिक जरूर है, बट मेरे नानी ने ये नाम दिया था तो और इट्स अ यूनिक नेम ओवरऑल। बट वैसे अगर आप देखोगे तो गुजराती कम्युनिटी में आपको काफी सारे फेनिल मिलेंगे। बट हाँ, मेरे भी फ्रेंड सर्कल वगैरह में शायद ही कोई और फेनिल होगा। तो बट एक्चुअली मेरे घर का नाम पार्थ है। लाइक 3 साल के लिए मेरा नाम पार्थ रखा गया था, और जब स्कूल में एडमिशन था तो राशि के हिसाब से नाम रखते हैं इंडिया में, तो फिर उसके हिसाब से मेरी जो राशि थी उस हिसाब से फिर नानी ने सजेस्ट किया था फेनिल। हाँ, क्योंकि फर्स्ट से काफी नाम आते भी नहीं है। आई थिंक बहुत कम हाँ, नाम ऐसे होंगे जो फर्स्ट से आते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक मेरी जो राशि थी उसमें फ भ और ये दो वर्ड से नाम रखने थे। और आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, आई थिंक भावेश भावेन काफी कॉमन नाम होते हैं, तो वो घर वालों को रखने नहीं थे। एक फिरोज गांधी था, बट आई डोंट थिंक सो माय फैमिली वाज अ बिग फैन ऑफ फिरोज गांधी। मे बी पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं थी, तो इसीलिए फिर फेनिल नानी ने सजेस्ट किया, सबको पसंद आया तो रख दिया था। नाइस नाइस। तो जैसा ही तुम्हारा नाम यूनिक है, वैसे ही तुम्हारा काम भी यूनिक है। तुम गए लंदन बिजनेस स्कूल में, राइट। नाम से बड़ा भारी नाम लगता है, लंदन बिजनेस स्कूल। हर गली मोहल्ले में इंडिया में लड़का लंदन बिजनेस स्कूल में तो नहीं जा रहा होता है, राइट। तो क्यों लंदन बिजनेस स्कूल, क्योंकि इंडिया के बिजनेस स्कूल में क्या खराबी आ गई ये बताओ तुम। ये नहीं है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में कुछ खराबी थी। मैंने एमबीए किया है यहीं से, राइट। मेरा जो डिग्री था, लाइक आफ्टर 12th इट वाज इंजीनियरिंग प्लस एमबीए फ्रॉम नारसी मुंजी, मुंबई, राइट। तो ऑलरेडी इंडिया से एक मास्टर्स कर चुका था। दूसरा, जो मैंने लोगों से बात की थी, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया था, जितने भी दोस्तों से बात होती थी उन्होंने ये कहा था कि एक अप्रोच अलग होती है इन स्कूल्स अब्रॉड, राइट। अगर आप देखने जाओगे हमारे वहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल ड्रिवन एकेडमिक्स है। वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड एकेडमिक्स होता है। तो वो मुझे एक्सपीरियंस करना था। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स है, राइट, कि ऑफ कोर्स इंडिया खुद में काफी डाइवर्स कंट्री है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था ड्यूरिंग माय टाइम एट एनएमआईएमएस। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ज्यादा मिलती है, राइट। लाइक ये जो टॉप स्कूल्स है, आप हार्वर्ड ले लो, स्टैनफोर्ड ले लो, कार्नेगी मेलन ले लीजिए, यूसी बर्कली, लंदन बिजनेस स्कूल, एचईसी। तो वहां पे इतनी ग्लोबल डाइवर्सिटी होती है कि आपको सीखने बहुत मिलता है। मेरे बैच में कोई ब्राजील से था, कोई चाइना से था, कोई मेक्सिको से था, कोई वेनेजुएला से था, कोई कैमरून से, घाना से, राइट। तो आपको हर देश में क्या काम कैसे होता है, शायद सेम काम है, राइट, बट किस अलग तरीके से होता है वो भी सीखने मिलता है। इतना पर्सपेक्टिव मिलता है कि इट्स वर्थ गोइंग देयर। लाइक आई सिंसियरली बिलीव कि अगर कोई मास्टर्स करना चाहता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, so don't go to any university abroad, but definitely try for the top universities there. The day India is able to attract such kind of student pool, I think ISB Hyderabad to a certain extent करता है, but not to a very great extent. उसका भी I think 90% of students are Indians, right? So जिस time India will become like India comes there, I think we shouldn't look for studying opportunities outside India, because मेरे जो वन ऑफ द फेवरेट प्रोफेसर्स थे वो इंडियन थे। लाइक ही वाज माय फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन प्रोफेसर। ही वाज एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता या कुछ, बट इट्स जस्ट लाइक जो डाइवर्सिटी मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है। ऑल्सो मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया है लंदन बिजनेस स्कूल से, राइट, जो इंडिया में इतना
अवेलेबल नहीं है एज अ कोर्स, स्पेशली फॉर समबडी जिसके 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ग्लोबली केवल 4 या 5 स्कूल्स है जो आपको मोर देन 5 years वाले स्टूडेंट्स को मास्टर्स इन फाइनेंस देते हैं। ज्यादातर मास्टर्स जो होते हैं इट इज बिटवीन लाइक विद अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 2 years। So that's why also London Business School was one of those options. Otherwise, there are other schools in US, जैसे साइमन बिजनेस स्कूल है, जैसे आपका HEC पेरिस है। ये दो स्कूल्स भी है जो पोस्ट लाइक मास्टर्स इन फाइनेंस देते हैं, पोस्ट वर्क मास्टर्स इन फाइनेंस। बट ऑफ कोर्स LBS हैज अ बेटर नेम, प्लस लंदन इज द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। तो आई थॉट कि वहीं पे पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, नेटवर्क अच्छा बनेगा, उन इंस्टीट्यूशंस या उन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोगों के साथ सीखने मिलेगा, इंटर्नशिप वहां पे करने मिलेगी, तो ग्लोबली काम कैसे होता है वो भी समझ में आएगा। सो दैट वाज द रीजन कि आई थॉट लंदन इज अ गुड ऑप्शन। अच्छा, तुमने बोला 7 साल काम करने के बाद तुम वहां गए पढ़ने के लिए, तो क्या मोटिवेशन आता है इतना सारा काम करने के बाद कि आई शुड गो टू अ बिजनेस स्कूल, और वो टर्म होती है ना, आई एम गोइंग बैक टू द स्कूल। ये क्या मोटिवेशन रही? क्योंकि काफी सारे लोग होंगे जो अभी काफी साल काम कर चुके होंगे, जो शायद हमें सुन रहे होंगे, राइट? तो ऐसा क्या होता है, क्या मोटिवेशन रहता है, क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने साल काम करने के बाद चलिए अब MBA या इस तरह का कोई बिजनेस स्कूल ज्वाइन करते हैं? काफी सारे मोटिवेशन होते हैं। लाइक जनरली मेरा मोटिवेशन थोड़ा अलग था, पर पहले मैं जेनरिक मोटिवेशन बताऊंगा, राइट। या तो किसी को ज्योग्राफी चेंज करनी है, राइट, कि इंडिया में काम करके किसी का ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया, किसी को दूसरे ज्योग्राफी में काम करना है, और इंटरनली उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है टू मूव टू अनदर कंट्री, सो दे टेक दिस रूट। अदरवाइज सेकंड थिंग इज कि किसी को अपनी लाइन ऑफ वर्क चेंज करनी है, राइट, कि चलो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से प्राइवेट इक्विटी में जाना है, या वेल्थ मैनेजमेंट से एसेट मैनेजमेंट में जाना है, एसेट मैनेजमेंट से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या इन सब चीजों को छोड़ के सीधा कॉर्पोरेट फाइनेंस का रोल पिकअप करना है, राइट। तो वो जो आपकी स्किल सेट्स होती है, राइट, अभी 5 साल 7 साल किसी ने एक ही लाइन में काम किया है तो आपके स्किल सेट्स उस तरफ है। सो व्हेन यू वांट टू नाउ मेक अ मूव इनटू एन अदर industry or other line of work, you need a certain amount of skill sets, which is what this additional studies will give you time, not only during your normal courses, but उसी दौरान you also tend to take up some additional courses on Coursera है, Udemy है वगैरह, राइट, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी आपने टाइम निकाला है पढ़ाई के लिए, तो और भी सारे जो कोर्सेज है वो भी आप कर ही लो। सो ये जेनरिक लाइक जनरली ये चीजें होती है, किसी को दोनों चेंज करना है, लाइन भी और ज्योग्राफी भी, राइट। तो ये बेसिकली जेनरिक 3 मोटिवेशन होता है। मेरा जो सिचुएशन था वो काफी अलग था। आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने जब ये MBA टेक भी किया, मैंने ये देख के किया कि मेरे काफी सारे दोस्त इंजीनियर बन रहे हैं, और यहाँ पे जाके एक इंजीनियरिंग MBA की लाइन मिल रही है, मेरे को वो काम खत्म करना है, मेरे को मेरे स्पोर्ट्स पे फोकस करना था वो टाइम पे, राइट। सो आई डिड नॉट हैव फोकस ऑन माय करियर। आई एम अ बाय चांस इंजीनियर, अ बाय चांस MBA की हो गया, तो कुछ फोकस नहीं था। तो वो टाइम जब पढ़ाई किया तो किसी फोकस के साथ नहीं किया, किसी भी सब्जेक्ट में इतना फोकस नहीं दिया कि आगे इसी में करियर बनाना है टाइप्स। और विच पेड, राइट, कि मतलब मैं 2008 में मेरा फर्स्ट एशियन सैम्बो चैंपियनशिप्स खेला, 2010 में दूसरा सैम्बो एशियन सैम्बो चैंपियनशिप खेला, और दोनों जगह पे सिल्वर मेडल भी मारे। सो इट पेड, लाइक माई दैट गैम्बल पेड। बट आफ्टर आई रिटायर्ड, like or after I graduated, right, जब भी मैंने actually when I put my first steps in corporate at Motilal Oswal, I realized one thing is कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी पड़ेगी and एक focus create करना पड़ेगा। तो वही सब ध्यान में देते हुए मैंने CFA level 1 दिया to understand मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई होता है। सेकेंड इज 2014 में मैंने GMAT दे दिया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा वो टाइम पे वर्कलोड लाइट था, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं आगे पढ़ाई तो करूंगा और GMAT देनी पड़ेगी, तो मेरा GMAT स्कोर 2014 में मैंने दे दिया था। देन आफ्टर वर्किंग फॉर 6-7 years व्हेन आई थॉट कि अच्छा, मेरे को समझ में आया कि करियर किस में बनाना है, राइट। तो तब मैंने जाके फिर एडमिशन लिया लंदन बिजनेस स्कूल में, अप्लाई किया, एक्चुअली एप्लीकेशन दिया लंदन बिजनेस स्कूल में कि मुझे फिनटेक में काम करना था। मतलब आई वर्कड इन वेल्थ मैनेजमेंट, सारा ऑफलाइन, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑफ फिनटेक एंड आई अंडरस्टैंड वेल्थ टेक रियली वेल। तो
आई वेंट टू लंडन बिजनेस स्कूल विद अ फोकस कि मुझे फिनटेक में काम करना है. इट कैन ईदर बी ऑन द बिजनेस साइड और वेंचर कैपिटल साइड. वो मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि किस में काम करूंगा. बट आफ्टर एलबीएस ऑल्सो आज मैं फिनटेक में हूँ, राइट. सो आई हैव दैट फोकस. तो फॉर मी इट वाज टू स्विच लाइंस. एक फोकस बिल्ड हुआ, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं गया. काफी सारे लोग जीरो फोकस के साथ जाते हैं कि वहां पे जाके देखा जाएगा. तो आई वुड रियली सजेस्ट देम कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज इन मास्टर्स अब्रॉड यू एंड अप स्पेंडिंग एटलीस्ट 70 to 75 lakhs, राइट. या तो वो आपकी हार्ड एंड मनी है, पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी है, या तो आप बैंक से लोन लेते हो. तो डोंट प्ले दैट बिग गैम्बल. 5-10 लाख के लिए गैम्बल खेल सकते हो आप इंडिया में, जो मैंने खेला. बट when you are going abroad, go with a very focused outlook, क्योंकि 40-50 लाख की तो आपकी मिनिमम ईयरली फी होती है, प्लस 15-20 लाख का आपका वहां का रहने का वगैरह खर्चा होता है, स्पेशली इन अ सिटी लाइक लंदन. डोंट डू दैट. सो फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट. अगर मेरा पहले ही फोकस होता तो शायद मैं लंदन बिजनेस स्कूल नहीं जाता. काफी इंटरेस्टिंग बात बताई तुमने, कि पहले फोकस फाइंड करना बेनिफिशियल है ताकि तुम एक फोकस डिग्री कर सको. तो अपने कोर्स के बारे में बताओ थोड़ा, कि क्या कोर्स था तुम्हारा. मेरा जो कोर्स था, ज्यादातर मास्टर्स ना आपको दो तरीके के मिलेंगे फाइनेंस में. एक होता है क्वांटिटेटिव साइड, एक होता है क्वालिटेटिव साइड. अब क्वांटिटेटिव साइड इज लाइक समथिंग वेरी अ मिक्सचर ऑफ इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस, राइट. जो आपको काफी सारे चार्ट एनालिसिस होंगे, या जो हेज फंड्स वगैरह में यूज होते हैं, जिसमें एल्गोरिदम ट्रेडिंग वगैरह के लिए आपको वो यूज होता है. दूसरा होता है क्वालिटेटिव साइड, राइट, जहां पे आप एक्चुअली फंडामेंटली किसी चीज को देख रहे हो, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, फंडामेंटल वैल्यूएशन हो गया, राइट. या आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो वैल्यूएशन होता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ होता है. सो मेरा फोकस था फंडामेंटल, राइट. जैसे मैंने कहा, मेरे को वीसी में जाना था. वीसी इन्वेस्टमेंट टेन्योर ही 10 साल का होता है. तो क्वांटिटेटिव पढ़ के फायदा नहीं था. मेरा फोकस था क्वालिटेटिव की तरफ, विच एलबीएस प्रोवाइडेड मी. So my course was very focused on qualitative. It was a 10-month course which could be stretched to 16 months, right? Structure ऐसा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 कोर कोर्सेज होते हैं. एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और एक होता है अकाउंटिंग. यहाँ पे आपको फाइनेंस का सारा बेसिक्स आपका ब्रश किया जाता है. जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो उनको ये सब सिखाया जाता है. तो ये तो सबको कंपलसरी करना है. उसके बाद आपके करियर के फोकस के हिसाब से आप इलेक्टिव चूज कर सकते हो. अगर आपका वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ फोकस है, तो आप उस तरफ के इलेक्टिव चूज कर सकते हो. अगर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ फोकस है, राइट, तो आप उस तरीके के इलेक्टिव चूज कर सकते हो. अगर आपका फिनटेक और वीसी की तरफ फोकस है, तो आप उस तरीके से इलेक्टिव चूज कर सकते हो. तो जो मेरे इलेक्टिव्स थे, वो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग और फिनटेक की तरफ के थे. तो इस तरीके से मेरा जो फोकस था, दैट वाज मोर टुवर्ड्स स्टार्टअप इन्वेस्टिंग एंड एक था प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग. एक मैंने, क्योंकि दो बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्टिव्स लिए थे, क्योंकि काफी फेमस है वो एलबीएस में. एक था डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग, कि डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, और उनको कैसे वैल्यू करना है. ये समझ लेते हैं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो डिस्ट्रेस्ड एसेट होते क्या हैं. सो डिस्ट्रेस्ड एसेट आर बेसिकली कंपनीज जो अपने कमिटमेंट पे डिफॉल्ट कर जाती है, राइट, वेदर इट इज ऑन लोन और वेदर इट इज ऑन देयर ऑपरेशनल पेमेंट्स. आम भाषा में इसको दिवालिया घोषित हो गए, ये ऐसा बोल सकते हैं कि बैंकरप्ट घोषित हो गए. एग्जैक्टली, बैंकरप्ट घोषित हो गए, राइट. बैंकरप्ट घोषित हो गए, ये समझ लीजिए, या तो बैंकरप्ट होने वाले होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जेट एयरवेज, राइट, वेरी रीसेंट एग्जांपल. जेट एयरवेज ने बैंकरप्सी घोषित कर दी, कहा कि ऑपरेशंस नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते. तो अब बहुत सारी कंपनीज है जो जेट एयरवेज को वैल्यू कर रही है, राइट, आज के जमाने में, कि क्या हमें जेट एयरवेज खरीद के हमें वो कंपनी चलानी चाहिए, और अगर हम जेट एयरवेज खरीदेंगे तो किस हिसाब से खरीदेंगे, राइट. कि गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये लोन्स फॉरगो करने दो, या ये सारी जो कमिटमेंट्स है जेट एयरवेज के, लोन्स है या क्रेडिट है, उसको आप नलिफाई कर दीजिए और उसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, कि उस लोन को किसी और तरीके से हम रीपे करेंगे, या उसको कम रीपे करेंगे, शायद सिर्फ 50% रीपे करेंगे. बट इतना देखिए कि जो जेट एयरवेज के 10,000 एम्प्लॉयज है, उनको हम रिटेन करके फिर से उनकी रोजी रोटी देंगे. एज अ कंपनी को वापस हम बड़ी करके उठाएंगे, और जितने भी सारे डेटर्स है, उनको शायद हम वापस डेट नहीं देंगे, बट डेट की जगह पे थोड़ा शेयर होल्डिंग दे देंगे नई कंपनी में. कि कल उठ के क्या है, कि उनको भी नुकसान ना हो. अगर हम सक्सेसफुली ये कंपनी को चला सके, सक्सेसफुली ये कंपनी को ग्रो कर दिया,
तो वो जो सारे जिन्होंने भी हमको लोन दिया है या जिनके भी हमारे उधार बाकी है, राइट, तो वो हमारे शेयर बेच के अपना पैसा वापस जोड़ सके। इट मस्ट बी वेरी रिस्की एज वेल। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू कम, राइट, कि सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि क्या मुझे इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, कि क्या जेट एयरवेज को मैं रिवाइव करना चाहूंगा कि नहीं, क्या मैं अपने लिए पैसे बना पाऊंगा और दूसरों के लिए पैसे बना पाऊंगा कि नहीं, राइट। क्योंकि काफी कंपनीज होती है जो रिस्ट्रक्चर करके आपको पता है कि काम कर जाएगी, और काफी कंपनीज ऐसी होती है कि वो बिजनेस मॉडल ही खत्म है, राइट, तो वो कंपनीज फिर बंद हो जाती है। वो उनके बैंक्स एनपीए करके उनके लिए प्रोविजन कर देते हैं। एनपीए बेसिकली मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उनका वो लॉस प्रोविजन कर देते हैं बैंक्स कि भाई हाँ, ये कंपनी का ये दुकान बंद हो गई और इसको हम वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। काफी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आप रिवाइव कर सकते हैं, तो उसके लिए एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग वगैरह फिर काम में आता है, और उनकी वैल्यू भी अलग तरीके से लगती है फिर। ओके, काफी इंटरेस्टिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं लंदन बिजनेस स्कूल काफी में। एक एक था नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, जो भी मतलब जो मेरे लाइन ऑफ वर्क में नहीं था, बट जनरली आप सोचो कितने सारे लोगों को नेगोशिएशन करने नहीं आता, और अगर आपको कोई सिखा रहा है कि भाव-तोल कैसे किया जाए, लाइक मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाते थे जब भी मम्मी जाती थी वो मार्केट्स में शॉपिंग करने के लिए, कोलाबा कॉजवे, क्रॉफर्ड मार्केट वगैरह में, और वो जो शॉपकीपर होते थे वो कहते थे 100 रुपए का एक पीस, मम्मी बोलती थी 50 रुपए में दो, नहीं तो नहीं चाहिए, मैं आगे जा रही हूँ। इवेंचुअली शॉपकीपर 60 रुपए पे आके दे देता था, तो ये थी नेगोशिएशन स्किल, राइट। बट ये काफी सारे लोगों को नेचुरली आती नहीं है, तो इसको तरीके से, डिसिप्लिन से, पॉइंट बाय पॉइंट एक्चुअली कैसे किया जाता है, वो भी सिखाते हैं, और वो एक्चुअली बहुत यूजफुल कोर्स है। एक बुक है नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग के ऊपर, रिटन बाय क्रिस वॉस, कॉल्ड नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। क्रिस वॉस वाज अ पार्ट ऑफ एफबीआई। उनकी जो हाई एंड किडनैपिंग की सेल होती है एफबीआई की, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट एंड वन ऑफ द लीड नेगोशिएटर्स। तो उन्होंने वो बुक लिखी है, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंटर्स दिए हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। और तो एक समान इंसान को, राइट, कि जैसे मैंने नेगोशिएशन कभी नहीं की थी, बट आज मैं सक्सेसफुली कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो पार्ट बाय पार्ट बस उसी लॉजिक को अप्लाई करो, ज्यादा सोचो मत, 90% ऑफ द टाइम सक्सेस मिलेगी आपको। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही गई थी कि नेगोशिएशन तब भी अच्छी होती है जब नेगोशिएशन की दोनों पार्टीज वो नेगोशिएशन से खुश हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे 10 पॉइंट है और सामने वाले के भी 10 पॉइंट है, ठीक है, हम उस पर नेगोशिएट कर रहे हैं। मैंने अगर मेरे सारे 10 के 10 पॉइंट बनवा लिए और सामने वाला प्रेशर में आके अपना एक भी पॉइंट नहीं बनवा पाया, तो दैट नेगोशिएशन इज नॉट गुड। आप एक बैलेंस नेगोशिएशन करो कि सामने वाला भी खुश है, आप भी खुश हो, तभी वो जो नेगोशिएशन है, वो जो पार्टनरशिप है, विल लास्ट लॉन्ग, राइट, वरना वो एक बार आपको सर्व करेगा और वो भी उतने चाव से नहीं करेगा। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या लेसन था उस सब्जेक्ट का, विच स्टिल रिमेन्स विद मी, दैट नेगोशिएट ऐसे करो दैट बोथ द पार्टीज आर हैप्पी, बिकॉज अदरवाइज इफ वन पार्टी इज नॉट हैप्पी तो वो चले जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इस कोर्स के बाद, ये जो कोर्स किया, एज सुन एज यू फिनिश द कोर्स, राइट, काफी इंटरेस्टिंग कोर्सेज तुमने किए, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ? लाइक डू यू लुक फॉर अ जॉब इन लंदन ओनली, या क्या क्या सिनेरियो बनता है इसके बाद? So you can look for a job in London. You can look for a job in India. I was interning. मैंने काफी इंटर्नशिप्स की लंदन में। वहाँ पे एक वीसी, दो वीसी फंड्स के साथ की, दो तीन स्टार्टअप्स के साथ भी की। बट आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, बिकॉज एक जो लाइन में मुझे काम करना था वो इंडिया में काफी एस्टैब्लिश्ड है और ग्रोइंग है, राइट, कि फिनटेक एज एन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ग्रो कर रही है। तो अगर मैं अपने देश में रह के अगर कुछ कर सकता हूँ तो फिर दूसरे देश में क्यों रहूँ, वो मेरी सोच थी, तो इसलिए मैं वापस आया। मेरे पास खैर वहां पे भी ऑफर थी, बट यहाँ की जो ऑफर मुझे मिली थी ग्रिप की तरफ से वो ज्यादा लुक्रेटिव थी, इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो दैट इज व्हाट गॉट मी बैक। बट हाँ, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है, राइट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है
प्राइवेट इक्विटी में काम करना है तो वहाँ की इंडस्ट्री काफी ज्यादा मेच्योर्ड है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि आप वहीं पे रहिए। इंडिया में इतनी लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस लाइन में। जब आएगी तब आ जाइए आप, ठीक है। वीसी है, टेक जो स्टार्टअप कंपनीज है, अगर वहां पे काम करना है तो मैं कहूंगा कि इंडिया और वहां पे काफी समान अपॉर्चुनिटीज है विद रिस्पेक्ट टू पैसा और एंड विद रिस्पेक्ट टू रोल्स, राइट, एंड लर्निंग एज वेल। हाँ, पैसे की बात जब आई तो मैं वही क्वेश्चन करना चाह रहा था, क्योंकि व्हेन यू इन्वेस्ट सो मच मनी, राइट, 70-80 lakhs जो खर्च हो जाते हैं एक डिग्री करने में, उसको आपको वापस अर्न भी करना है, राइट। तो उस केस में जैसे कि तुमने बताया कि इंडिया में भी कर सकते हो, लंदन में भी कर सकते हो, बट क्या इतना अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो लंदन में रह के ही वापस गेन किया जा सकता है, या इंडिया में भी किया जा सकता है? किया जा सकता है इंडिया में भी। मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी जो करंट सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से मेरा जो लोन है वो मैं रीपे कर सकता हूँ, एक, राइट। दूसरा, इंडिया में पैसा है अभी, राइट। आई थिंक 5 साल या 10 साल पहले इंडियन कंपनीज इतना पैसा नहीं दे रही थी, बट थैंक्स टू सो मेनी वीसी इन्वेस्टमेंट्स एंड द टेक बूम सिंस 2007-8, इंडिया में बहुत पैसा है आज के जमाने में। लाइक आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है। दूसरा, वहां पे रहता हूँ तो मेरे पास घर नहीं है। लंदन में मेरा जितना खर्चा होगा उतना मैं यहाँ पे सेव करता हूँ क्योंकि मैं अपने घर में रह रहा हूँ। यहाँ पे रियल एस्टेट कॉस्ट इज मिनिमल, राइट। कि एज अ स्टूडेंट मैं वहां पे महीने के 80,000 रुपए केवल रेंटल भरता था घर का, मेरे रूम का, राइट। इंडिया में आपको 80,000 में शायद एक 2-3-4 BHK बंगलो मिल जाएगा इन अ सिटी लाइक बैंगलोर। बॉम्बे में आपको 2-3 BHK मिल जाएगा जहाँ पे मैं रहता हूँ। मेरे लिए, आई कम फ्रॉम बॉम्बे, मेरा घर बॉम्बे में है, फैमिली बॉम्बे में है, तो इट मेक सेंस क्योंकि आई एंड अप सेविंग सो मच मनी, इट जस्ट गोज डायरेक्टली इनटू रीपेइंग दैट लोन। सो एक फैक्टर नहीं है यहाँ पे, राइट, कि आप वापस आ रहे हो तो क्या सैलरी पे आप वापस आ रहे हो, आपकी सेविंग कितनी हो रही है, आपका टैक्स कैसे बच रहा है, कितना टैक्स आप बचा सकते हो, वहां पे कितना टैक्स पे कर रहे हो, वहां पे कॉस्ट कितना है। तो दैट ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस is something that you need to do. For me, on a short term basis, it was working well. Shayad once I establish myself in this industry over a period of 4 to 5 years, I might again look at opportunities in London क्योंकि वहां पे opportunities है, यहाँ पे भी है। But I think I'm very happy here फिलहाल। तो but cost benefit analysis करना बहुत जरूरी है। ग्रिप के अपने रोल के बारे में बताओ, क्योंकि तुमने बताया कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही कंपेयर टू लंदन, जो तुम्हें वहां मिल रहा था उसके इक्विवेलेंट तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी थी ग्रिप में, कि किस तरह का रोल था तुम्हारा? So Grip में I came in as head of sales. So I had a team that I was leading जो लंदन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एज यू नो, क्योंकि उनके लिए तो मैं एक फ्रेशर हूँ। जो भी एक्सपीरियंस है वो इंडिया का है, प्लस कॉलेज से बाहर आ रहा हूँ, तो वहाँ पे जो जॉब थी वो एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, मैनेजर लेवल पे थी ज्यादा से ज्यादा। बट यहाँ पे मैं 6 लोगों की टीम हेड कर रहा था। दूसरा, ग्रिप वाज एट अ स्टेज जहाँ पे सीखने को बहुत मिलने वाला था। इट वाज अ प्री सीरीज ए कंपनी, काफी छोटे 30, व्हेन आई जॉइंड आई थिंक देयर वर लाइक 30-31 एम्प्लॉयज एंड आई वाज in the top management, right? Like as the head of sales, I was reporting directly to the co-founder. So for me, all those things meant कि सीखने बहुत ज्यादा मिलेगा। काफी सारे हाथ पैर मारने पड़ेंगे बट सीखने बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आई थॉट कि कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, एक स्टेज है जहाँ समझ आएगा कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं। तो प्रोबेबली उससे मेरा गोल है वीसी इन्वेस्टिंग का, उसके लिए भी काफी हेल्प आएगा वो एक्सपीरियंस। तो दैट इज व्हाई इट वाज वेरी लुक्रेटिव फॉर मी कि एज अ हेड ऑफ सेल्स मैं केवल सेल्स नहीं कर रहा था बट बहुत सारे फैक्टर्स देख रहा था बिजनेस के और सीख रहा था। तो वो सोच के मैंने देखा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में है, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, तो ले लो। बिल्कुल, कौन मना करता है, लक्ष्मी आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। एग्जैक्टली। सेल्स एज एन ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा तुम्हारे से। क्या अगर तुम क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो किसी से टू वर्क इन द फील्ड ऑफ सेल्स,
या किस तरह की इंडस्ट्री रहती है ये? इट्स अ वेरी अग्रेसिव इंडस्ट्री एंड वेरी ब्रूटल, बिकॉज आपका जो सेल्स होता है राइट, एकदम क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसा होता है राइट, कि आपने नंबर्स किए तो आप अच्छे सेल्समैन हो, आपने नंबर्स नहीं किए तो आपके बॉस के लिए आप अच्छे सेल्समैन नहीं हो। बुरे तो नहीं कहूंगा बट अच्छे सेल्समैन नहीं हो, लेट्स से दैट राइट। तो नंबर्स करना बहुत जरूरी है, अपने नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है, वो नंबर्स कैसे अचीव कर सकते हो राइट, वो बहुत जरूरी है। और इसको समझने के लिए या ये नंबर्स अचीव करने के लिए मेरे हिसाब से कुछ क्वालिटीज है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी समझ होनी चाहिए एंड टू एंड राइट, कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आप खुद वो प्रोडक्ट नहीं समझ पाते तो आप कैसे बेचोगे, वो है एक। दूसरा, परसिस्टेंस राइट। सेल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 100 लोगों से बात करोगे तो 10 लोग ना पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन सुनेंगे, और वो 10 में से शायद एक बंदा खरीदेगा। ठीक है, तो आपके अंदर वो परसिस्टेंस और डिसिप्लिन होनी चाहिए कि आप उतने 100 लोगों से बात कर सको, कंसिस्टेंटली बात कर सको, वो हंगर होनी चाहिए राइट। तीसरा, डिसिप्लिन। यू नीड टू इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर कीप ऑन calling, or speaking with people, speaking with your existing clients, new prospects, everything right, in a very disciplined way. Sales is a process, it is not something which is very easy. A lot of people think कि हाँ sales है, आसान नहीं है। Like 99 rejections on 100 देखना आसान नहीं है, कोई भी डीमोटिवेट हो जाता है राइट। तो आपको वो मोटिवेशन के लिए डिसिप्लिन काफी जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हंगर राइट। हंगर इज नेसेसरी, दैट आई वांट टू अचीव। मैं कैसे अचीव नहीं कर पाऊंगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। क्योंकि सेल्स में बहुत मजा आता है। आप देखने जाओ, आप 100 अलग लोगों से आपको बात करने मिलती है, आपका एक नेटवर्क बनता है इतना स्ट्रांग राइट, कि इट्स फन राइट। और कौन सा जॉब है जो आपको इतना क्लाइंट फेसिंग देगा, इतना सीखने मिलेगा। एज अ सेल्स पर्सन यू एसेंशियली हैव नॉलेज ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है, कैसे है। जब भी क्वेरीज भी आती है राइट, तो वो सीधे सेल्स वालों के पास आती है, कि अगर आपने मेरे से एक प्रोडक्ट खरीदा तो आप मुझे पकड़ोगे, फैनिल तूने मुझे प्रोडक्ट बेचा, इसमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है, प्लीज रिजॉल्व करके दे। तो सेल्स वाला फिर पूरे अंदर जाके बात करेगा लोगों के साथ कि भाई ये XYZ चीज सॉल्व करो। तो मेरे पास नॉलेज काफी स्ट्रांग होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, कि मार्केटिंग भी कैसे हो रहा है उसकी भी नॉलेज सेल्स वाले आपको बताएंगे। कि भाई मैं जैसे बात करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स जो है उनको XYZ चीजें क्लिक करती है, या उनसे मैं जब भी पिच करता हूँ ये 3 चीजें क्लिक करती है, तो आप मार्केटिंग कैंपेन उस हिसाब से बनाओ, या आपका जो मार्केटिंग कोलैटरल है वो उस हिसाब से बनाओ। हम जाके प्रोडक्ट वालों को फीडबैक देते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो ये प्रोडक्ट आप ऐसे बनाओ तो शायद क्लाइंट्स को आसान होगा या यूजर्स को आसान होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट और अच्छे से बिकेगा राइट। सो वो सारा जो फीडबैक है वो आपका फ्रंट एंड सेल्स से ही आएगा, या कस्टमर सर्विस से आएगा, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्स। आई जेन्युइनली बिलीव दैट सेल्स इज नॉट ओनली जाके प्रोडक्ट चिपकाना, इट्स अ लॉट मोर। और किसको किस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बेचना है वो भी एक आर्ट है राइट, कि आपको क्या जरूरत है और मेरा प्रोडक्ट वो जरूरत पूरी करता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है समझना मेरे लिए। लाइक सो मेनी पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स राइट, बट a lot of people invest for different different reasons. कोई इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनके फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया, कोई इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड से बेटर चीज दिख नहीं रही या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनको वो 15% रिटर्न का वो जो फिनोमिना है वो पसंद आता है राइट। तो किसको क्या जाके बोलना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स में समझना, टू नो योर टारगेट ऑडियंस। So these are some of the facets that I understand sales. I just feel that this is what sales is. It's like just very big process. कोई ऐसी सेल याद है तुम्हें जो जिसको करके तुम्हें लगा हो कि यार क्या सेल हुई है, मतलब, या बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ हो ऐसा? एक्चुअली हर एक सेल वैसी होती है कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यू गो इनटू द कॉल थिंकिंग कि ये सेल नहीं हो, लाइक कि शायद ही कोई खरीदेगा राइट। जैसे मैंने कहा 1% सक्सेस या 5% सक्सेस रेट होता है। सो एक मेरा इनिशियल सेल्स था मेरे सीनियर मैनेजर के साथ मोतीलाल ओसवाल में, जो मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा,
बहुत बहुत भगाया था। वो इन्वेस्टर ने हमको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, काफी सारे लोगों से मिलाया भी था, और एट द एंड ऑफ द डे काफी डिजेक्टेड था मैं कि ये नहीं होगा करके। बट मेरे सीनियर मैनेजर ने कहा कि तू परसिस्ट करते रहे, राइट, तू केवल परसिस्ट करते रहे, तू रेगुलर फॉलो अप करते रहे, कुछ मत कर अलग, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, कुछ डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, कुछ कैशबैक देने की जरूरत नहीं। डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के साथ जाते जा, तू बात कर वहां पे जाके, डोंट गो एंड सेल, राइट, बट जस्ट गो एंड टॉक नॉर्मली अबाउट मार्केट, टॉक नॉर्मली, कि उसको ना तेरे पास इन्वेस्टमेंट करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ही शुड नो दैट यू ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल, राइट। और वही किया, मतलब मैंने आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कभी उनको जाके ये नहीं बोला कि सर आप इन्वेस्ट कब करोगे, बस मैं जाके उनको बोलता था कि सर हमारे हिसाब से मार्केट में ये चल रहा है, ये हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, तो आप प्लीज आइए, रामदेव अग्रवाल इज गोइंग टू गिव स्पीच एक्सेट्रा, राइट, एंड रामदेव अग्रवाल इज अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री, स्पेशली इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उन सब चीजों से इवेंचुअली ही अंडरस्टूड दैट देयर इज सो मच इम्पोर्टेंस दैट we as a team bring together, not Fenil Gandhi, but we as a team bring together, that he eventually started doing little investments. And I think within 6 months उसने कुछ 50-60 लाख रुपए के उन्होंने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हमारे थ्रू किए थे। तो विच इज गुड इनफ कि इतना प्रोसेस करने के बाद हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट आया। सो लाइक आई सेड, परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन, एंड दैट डे आई अंडरस्टूड, राइट, कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप कुछ वैल्यू लेके आ रहे हो, देन दे आर ओके, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल गोइंग टू देम, राइट, कि म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, आपके पास क्यों आएंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं, इससे मुझे एक थोड़ा चीज समझ में आ रही कि सेल इज नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट, इट्स अबाउट रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। क्योंकि एक क्लाइंट जो प्लेथरा ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जो बहुत कुछ है इंडस्ट्री में, वो तुम्हें क्यों उसका बिजनेस देगा? क्योंकि तुम परसिस्टेंट हो, तुम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तुम एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो कि हाँ, इफ आई कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम एज a client, I can go to Fanil, I can call him up anytime, they will be available, they will try to solve my problem किसी भी तरीके से, राइट? सो आई थिंक ये एलिमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट, कि मतलब इट्स द बेसिक ऑफ सेल्स, कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप उनसे कभी बात नहीं कर सकते, वो कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इनफैक्ट फाइनेंस में आपके जो सेल्स टीम होती है उनको सेल्स टीम नहीं कहा जाता, उनको रिलेशनशिप मैनेजर्स का नाम टैग किया जाता है, राइट, दे आर ईदर योर रिलेशनशिप मैनेजर्स और कस्टमर सक्सेस टीम कही जाती है, राइट। So it's just about that. They'll never call you a sales manager. So it's a very important notion that relationship management is the core quality, and a relationship is managed better if there is enough trust. So after doing sales for a while, what are you looking at? How does the future look like? So sales is a function, right? So I am looking at newer opportunities. I am looking to understand business. I am looking at opportunities where I can become an entrepreneur within a larger organization, start some initiative within that. तो उससे क्या होगा is कि I will get an understanding of how to run a business end to end, which will again help me in two ways. Is if I want to take up entrepreneurship at some point of time, this experience of being an entrepreneur is very, very important. For some people who don't understand what entrepreneur is basically an entrepreneur within an organization. मतलब आप एक organization में जाके कोई नया initiative चालू कर रहे हो, या कोई नया बिजनेस डिविजन के लिए अगर आप इनिशिएट कर रहे हो, राइट, तो वो बेसिकली अपने आप में एक बिजनेस ही है in the larger organization. You are probably not the owner of the business, but you are owner of that project. So they are basically called entrepreneurs. So that is something that I am looking at in future. दूसरा जो हेल्प होगा इस एक्सपीरियंस से इज दैट whenever I get into venture capital investing, this experience of running something by yourself gets you a lot of learning, right? So आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में क्या सही है, क्या गलत है, और एज अ वीसी इन्वेस्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि
क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, आप आपके जो पोर्टफोलियो कंपनीज है उनको आप उस हिसाब से गाइड कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई दिस ऑपरेटर एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And this was something which was emphasized a lot by my reporting manager at Experian Ventures while when I was interning with them in London. कि जो ऑपरेटर एक्सपीरियंस है ना, वो काफी काफी काम में आएगा इन द लॉन्ग रन, यू नो, एज अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर और यू नो एज एन एंजल इन्वेस्टर, हाउएवर यू लुक एट इट. सो that's I think that is what lies in future. तो अगर हम बात करें कि इफ समबडी इज लुकिंग इनटू गेटिंग इनटू फाइनेंस, तो उसको क्या बोलना चाहोगे, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड यू नो हाउ टू मोल्ड देमसेल्व्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स टू गेट इनटू फाइनेंस? I think finance itself is so diverse, right? So first thing is that I would suggest anybody is understand what is your end liking, right? कि फाइनेंस में भी आपको क्या करना है. काफी सारे लोग कहते हैं फाइनेंस करना है, फाइनेंस करना है. फाइनेंस इज अकाउंटिंग, फाइनेंस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस इज मैनेजिंग अ P&L, फाइनेंस इज ऑल्सो ऑडिटिंग, फाइनेंस इज वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस इज स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आती है, फाइनेंस में VC आता है, फाइनेंस फिनटेक आता है. फिनटेक खुद कितना वेरिड है, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है इवेंचुअली. डोंट थिंक आपको फाइनेंस करना है, आप ये सोचो कि आपको क्या करना है, राइट? जैसे मेरे लिए था, मुझे रिलेशनशिप बनाना और नेटवर्किंग करना काफी अच्छा लगता था, राइट? एंड मेरे फादर स्टॉक ब्रोकर है, तो आई जस्ट थॉट उसका कुछ अमेलगेमेशन करके कुछ देखते हैं. तो दैट इज वेयर वेल्थ मैनेजमेंट केम टू मी, राइट? मैंने उसी में जॉब किया. तो you look at what profile suits you better. Do you like to network? Do you like to meet people? Or you know, are you creative? Right? कि आप फाइनेंस में होके भी क्रिएटिव, यू नो, मार्केटिंग टीम में काम कर सकते हो फॉर अ बिग फाइनेंस फर्म, राइट? तो यू आर स्टिल वर्किंग इन फाइनेंस बट यू आर अ मार्केटिंग पर्सन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लाइक बेटर. क्या आपको इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, या क्या आपको लोगों को कुछ बेचना अच्छा लगता है, या लोगों से बात करनी अच्छी लगती है? एडवाइजर, डू यू फील नाइस एज एन एडवाइजर, राइट? Or so I think that's more important. So first identify that, and I think finance is everywhere, right? Like जैसे marketing हर जगह पे है, वैसे ही finance हर जगह पे है. Like एक marketing company का भी एक अपना finance division होता है, अपना एक M&A division होता है, जो you know like जैसे आपके O&M जैसी companies है, वो बाकी कितनी छोटी छोटी marketing agencies को acquire करते जाती है, right? So they themselves have a M&A division amongst like working for them very very strongly. HUL का एक कॉर्पोरेट फाइनेंस और M&A डिवीजन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो HUL हैज ग्रोन अ लॉट बिकॉज ऑफ एक्विजिशन. तो आप एक कंज्यूमर गुड कंपनी में जाके भी फाइनेंस कर सकते हो, और आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है. खुद को पहचानना जरूरी है कि आप खुद क्या करना पसंद करते हैं, राइट? उसी हिसाब से आप अपना करियर और माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली. और ये पहचानने के लिए ना पहले गाइडेंस नहीं था, या शायद मैंने सोचा नहीं था. लाइक आई सेड राइट बिफोर, मैं तो स्पोर्ट्समैन था, तो मैंने शायद इतना मेहनत नहीं किया. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज समझी, आपका जो नेटवर्क होता है, राइट, फ्रेंड्स का, फैमिली का, आप हर एक से ना एल्डर से बात करिए कि आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं. तो उस टाइम पे ना व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल से ना किसी चीज से आप कनेक्ट करोगे, तो दैट इज योर लाइन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? यू कैन रीड अ लॉट, राइट? कि काफी सारी ये जो नॉवेल्स है, ऑटोबायोग्राफीज है बिजनेसमैन की, राइट? फाइनेंस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर भी काफी सारी किताबें लिखी जाती है. काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किताबें हैं. तो वो भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें भी समझ में आएगा कि चीजें क्या है और आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है. थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ेंगे यहाँ वहाँ. आज तो इनफैक्ट हमारे टाइम पे इतने ब्लॉग्स वगैरह नहीं होते थे, आज तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं. तो even as a you know as a kid, maybe like a 17 18 19 year old who wants to decide कि मुझे क्या करना है, राइट? तो ये आप पढ़ोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट? शायद आप किसी लॉयर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, या सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ लो, किसी लॉयर ने लिखा है कि यू नो दिस इज माय डेली वर्क रूटीन, लाइक मे बी यू लाइक दैट एंड यू नो यू शुड परस्यू लॉ. और अगर आपको ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस काम की बातें सुनिए, आपको सबके बारे में जानकारी मिलेगी.
जो हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक फील्ड के बारे में, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, तो अगर कोई जानना चाहता है कि डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती हैं, इस तरह का कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। आप सुनिए, देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ऑन दैट नोट, फेनिल, बहुत मजा आ गया आज तो बात करके। मैं इस सब जगह बोलता हूँ, लोग ये बोलेंगे तुम सारे स्पीकर के साथ ये बोलते हो, बट ऑनेस्टली इतनी सारी बात की हमने आज, फाइनेंस के बारे में, सेल्स के बारे में, राइट, इन जनरल कैसे अप्रोच करना चाहिए करियर को, हमने बात की, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच यार, फॉर टेकिंग आउट टाइम, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कम बैक अगेन यार, फिर से करते हैं कुछ। Hey, definitely. Thank you so much for inviting me actually on the platform. It's a very interesting platform, and like what you're doing is a great work, right? Like a lot of people think, but very few execute, right? And the kind of guidance that you are able to provide to youngsters, through Kaam Ki Baatein, not only youngsters actually, to people who want to, do something different in life, is great. So I actually wish you all the best. And आपके साथ बात करके तो पता नहीं टाइम हमेशा निकल ही जाता है. So that is there. But yes, if there's anything that I can do, to help promote Kaam Ki Baatein, please let me know. Yeah, sure. We'll talk about it. Thank you, Fanil. We'll see you again. Answer. Cheers. Take care.